चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। आप इसे पृथ्वी से आकाश में चमकते हुए देख सकते हैं, लेकिन यह चमक इसकी स्वयं की नहीं है, बल्कि यह सूर्य से प्राप्त करता है। जब सूर्य का प्रकाश इसकी सतह पर पड़ता है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें ये चमकदार दिखाई देता है। दूरी की बात करें तो यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 6 घंटे का समय लगता है और लगभग इतना ही समय यह अपनी धुरी पर घूमने में लगाता है। इसलिए यह हमारी पृथ्वी के साथ टाइटली लॉक्ड है, अर्थात हम इसका एक तरफ का हिस्सा ही देख पाते हैं जो पृथ्वी की ओर होता है। अगर हम चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो वह हमें अपने अक्ष पर स्पष्ट घूर्णन करती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदलेगी, अर्थात वह चंद्रमा की सतह पर उदित और अस्त नहीं होगी और ना ही आगे बढ़ती हुई दिखेगी, चाहे हम उसे कई दिनों तक देखते रहें। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है और द्रव्यमान 1/81 है, अर्थात 81 चंद्रमा के वजन के बराबर हमारी पृथ्वी है। सूर्य के बाद आकाश में सबसे चमकदार वस्तु चंद्रमा ही है। समुद्रों में ज्वार और भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। इसी कारण पृथ्वी के समुद्रों का पानी ऊपर की ओर खिंचता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं, और जब पानी का लेवल नीचे उतरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और चंद्रमा आकार में पृथ्वी का 1/4 है। फिर भी जब हम पृथ्वी से दोनों को देखते हैं तो हमें इनका साइज लगभग बराबर दिखाई देता है। इसका कारण है दूरी। जैसे आप 500 मीटर दूर खड़े हाथी को देखते हैं तो वह आपको बिल्ली के जितना आकार का दिखाई देगा। चांद की सतह की बात करें तो शायद ही आपको यहाँ कोई स्पष्ट या प्लेन सपाट मैदान दिखे। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी पड़ी है। यहाँ जगह जगह चट्टानें, पहाड़, गड्ढे, बड़े बड़े क्रेटर हैं। ये गड्ढे 100 सेंटीमीटर से 25 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। ये गड्ढे इसकी सतह पर गिर रहे उल्कापिंडों के कारण बनते हैं। यहाँ की मिट्टी भी राख की तरह या सीमेंट जैसी ग्रे कलर की दिखती है और इसकी मिट्टी में आपको कंकड़ पत्थर ना के बराबर मिलेंगे। मिट्टी पर छोड़े गए निशान यहाँ करोड़ों वर्षों बाद भी आप ज्यों के त्यों देख पाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पृथ्वी जैसा वायुमंडल है और ना ही आंधियां आती हैं जो इनको मिटा सकें। नील आर्मस्ट्रांग के जूतों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं और जो हमारे चंद्रयान 3 ने अपने प्रज्ञान रोवर के पहियों से निशान बनाए थे, वो भी हम करोड़ों वर्षों तक ऐसे ही देख पाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि करोड़ों वर्षों तक हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर आप चांद पर जाकर पृथ्वी को देखें तो चांद पर पृथ्वी का नीला प्रकाश दिखेगा और रात्रि में पृथ्वी को हम चांद की तरह चमकता हुआ देख सकते हैं। पृथ्वी की चमक चांद पर चांद की चमक से 4 गुना अधिक होती है और हम रात्रि में पृथ्वी की रोशनी में न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं और पृथ्वी का आकार भी हमें चांद की अपेक्षा बड़ा दिखेगा, लेकिन आसमान काला नजर आएगा, पृथ्वी की तरह नीला नहीं। चांद पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है और चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग का मतलब होता है किसी भी चीज को उस ग्रह से पलायन करने या उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आने के लिए एक उचित वेग। जैसे यदि हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना है तो ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से उठना होगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा की सतह को छोड़ना है और वापस उसकी कक्षा में पहुंचना है तो हमें 2.34 किलोमीटर पर सेकंड के वेग की जरूरत पड़ेगी। तभी वह यान या वस्तु उस ग्रह या उपग्रह की ग्रेविटी से बचकर बाहर आ सकते हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ दिन के समय तापमान 120 डिग्री और रात्रि के समय तापमान -250 तक पहुँच जाता है। लेकिन वायुमंडल ना होने के कारण यदि आप छाया वाले स्थान पर खड़े होंगे तो ठंड के कारण आपके शरीर का तापमान इतना गिर सकता है कि आपके शरीर का खून भी जम जाएगा और धूप में खून उबलने लगेगा। यहाँ हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाती। इसी कारण वहीं दिन की धूप में पानी जहां उबल रहा होता है तो वहीं सतह के कुछ इंच नीचे बर्फ जमी हो सकती है। इसकी खोज हाल ही में हमारे चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर की है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने ही सबसे पहले लैंडिंग की है। भारत के ही चंद्रयान 1 ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पानी होने के सबूत दिए थे। बाद में नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत ही पतला है
जहां पृथ्वी पर जहां हम सांस ले रहे हैं, प्रति घन सेंटीमीटर क्षेत्र में हवा के 1019 अणु होते हैं, वहीं चंद्रमा पर प्रति घन सेंटीमीटर क्षेत्र में 106 से भी कम अणु हैं। इसका मतलब चंद्रमा की सतह पर उतनी ही वायु है जितनी पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचे स्पेस स्टेशन के आसपास है। यहाँ की वायु में मुख्य रूप से आर्गन, हीलियम, नियोन, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन है। इतना कम वायुमंडल है, इसे हम एक प्रकार का वैक्यूम ही कह सकते हैं। चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि चांद पर घनत्व काफ़ी कम है, इसलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होगी, बल्कि 30 सेकंड बाद होगी। इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जो हाई एंड लो टेम्परेचर, रेडिएशन और वैक्यूम में भी इंसान को जिंदा रख सकता है। एक स्पेस सूट की लागत करीब 15 मिलियन से 22 मिलियन डॉलर तक होती है। आइए चंद्र ग्रहण का कारण समझें। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य होती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिस कारण चंद्रमा कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण की घटना को अलग अलग मान्यताओं के अनुसार समझा जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार राहु नाम का राक्षस चंद्रमा को अपने मुख से निगल लेता था, लेकिन उसका गला कटा होने के कारण चंद्रदेव गले से बाहर आ जाते हैं। तब कुछ समय के लिए चंद्रमा आकाश से गायब हो जाता है। क्रिश्चियन धर्म के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, तो ईश्वर सूर्य को बादलों से ढक लेता है और चंद्रमा को प्रकाशहीन कर देता है। इस्लाम धर्म के अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत को दर्शाता है। इसी प्रकार विभिन्न धर्मों में चंद्र ग्रहण को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। चंद्रमा पर सर्दी, गर्मी या बारिश जैसे अलग अलग मौसम नहीं आते, लेकिन चंद्रमा पर पानी होने के पुख्ता सबूत हमारे चंद्रयान 1 ने 2008 में ही दे दिए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का कारण उसकी सतह पर टकराने वाले बर्फीले उल्कापिंड हो सकते हैं, परंतु पानी की खोज पर अभी गहन रिसर्च की जरूरत है। सदियों पहले लोग चांद तक पहुंचने की कल्पनाएं अपने लेखों और कविताओं में करते थे, लेकिन नासा ने 1969 में इसे अपने मानव स्पेस यान अपोलो 11 को उतारकर चांद को छू लेने का सपना सच कर दिखाया। अपोलो 11 अमेरिका का नासा द्वारा भेजा गया पहला ऐसा अंतरिक्ष यान था, जिसने 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17:39 पर यह कारनामा कर दिखाया और सोवियत संघ से चल रहे कोल्ड वार में बढ़त हासिल कर ली थी। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। उनका यान वहां 21 घंटे 31 मिनट चांद पर रहा और लौटते समय वहां से 21.5 किलोग्राम चांद के नमूने के रूप में वहां की मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े अपने साथ ले आए। हालांकि चांद को छूने वाला अमेरिका पहला स्पेस यान नहीं था। इसके पहले सोवियत संघ अपने मानव रहित स्पेस यान लूना 2 को 13 सितंबर 1959 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करा चुका था, लेकिन वह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। रूस, चीन और भारत अभी तक मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतारने में सफलता हासिल कर चुके हैं। अपोलो 11 के बाद अमेरिका ने 1972 तक अपोलो सीरीज के कुल 6 मिशनों को अंजाम दिया, जिसमें कुल 24 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले कदम भारत के चंद्रयान 3 ने रखे। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। 1969 में अपोलो 11 मिशन का कुल खर्चा 355 मिलियन डॉलर था, जो आज के चंद्रयान 3 मिशन की लागत से बहुत अधिक है। चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए आई थी। भारत ने साबित कर दिया कि जो तुम 10 रुपए में करोगे वह हम 1 रुपए में करके दिखा सकते हैं। 1972 के बाद अमेरिका ने आने वाले 50 वर्षों तक चांद पर फिर कोई मिशन नहीं किया था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद रूस, अमेरिका और चीन को लगा कि भारत कहीं हमसे आगे न निकल जाए और कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रमा पर ज्यादातर हिस्सों पर अपने मिशन भेजकर अपनी सीमाएं खींचने लगे। इसलिए एक बार फिर चांद पर पहुंचने की होड़ शुरू हो गई। रूस ने तो चंद्रयान 3 को पीछे करने के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के ठीक बाद उसके पीछे अपने यान को भेज दिया, लेकिन वह लैंडिंग में सफल नहीं हुआ। रूस को लगा कहीं भारत साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश न बन जाए, लेकिन वह भी चंद्रयान 3 को हरा नहीं पाया। अब हम आपको यह बताते हैं कि अमेरिका जो 1972 के बाद चांद पर दोबारा नहीं गया था, लेकिन अब उसे भारत के चंद्रयान 4 से भी जल्दी चांद पर पहुंचने की हड़बड़ाहट क्यों है।
इसके 3 कारण हैं। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि जब भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट 615 करोड़ रुपए खर्च करके चांद को छू सकते हैं, तो ये बहुत कम लागत में एस्ट्रोनॉट भी चांद पर भेज सकते हैं। इससे उसकी अंतरिक्ष की बादशाहत को खतरा होगा, फिर उसके महंगे मिशनों को कौन पूछेगा। और दूसरा कारण है, भले ही चांद और मंगल पर ऑक्सीजन ना हो, लेकिन वहां भविष्य की ऊर्जा के सोर्स हैं, जैसे हीलियम 3 या अन्य साधनों के भंडार हो सकते हैं, जिस पर उस देश का कब्जा हो जाएगा जो उसे सबसे पहले डिस्कवर कर लेगा। और तीसरा कारण है अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा करना। इस बात को हम आज भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर की रियलिटी है। उदाहरण के लिए, हमने जहां चंद्रयान 3 उतारा, उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा और हमारे प्रज्ञान रोवर ने भारत के चिन्ह अंकित किए। हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे देश के रोवर उसे रोक दें या उस जगह का नाम बदलें। आने वाले 100 से 150 सालों बाद हम देखेंगे कि चांद और मंगल पर जब हमारा आना जाना आम हो जाएगा, तो वहां लोगों को पृथ्वी से भेजा जाएगा जो अपनी कॉलोनी बनाने का काम शुरू करेंगे। तब बड़े बड़े देश ये जरूर चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल पाए। सोचिए जरा, आज नासा, इसरो, कॉस्मोस, यूरोपियन एजेंसी और चीन और जापान की सभी एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करें, तो हम चंद्रमा तो क्या, टाइटन और प्लूटो पर भी अपना घर बना सकते हैं और सदियों का सफर दशकों में तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सीधे आप तक पहुंच जाए। अब हमें जाने की आज्ञा दें, फिर किसी ऐसे ही रोचक और रहस्यों से भरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।